और बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से, जहां बुलेट पर बैलेट भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश में 2 आतंकियों को मार गिराया है, और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के लिए छठे दौर के लिए वोटिंग हो रही है। पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में मतदाता नजर आ रहे हैं, कतारों में खड़े अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वोटरों की लंबी लाइनों से भी यह साबित होता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने आतंकवाद को पूरी तरह से नकार दिया है और वो राज्य के विकास और तरक्की के लिए देश की मुख्य धारा में शामिल होने के पक्ष में हैं, वोट कर रहे हैं, कतारों में खड़े हैं, लोकतंत्र का पर्व मना रहे हैं। ऐसे में जबकि कड़ाके की ठंड का माहौल भी है, कई जगह बर्फबारी भी हो रही है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर की अब बदली आवाम जो अब ये कह रही है कि लोकतांत्रिक तरीके से ही विकास का रास्ता अख्तियार किया जाएगा, और इस तरह से बुलेट पर बैलेट भारी पड़ती नजर आ रही है। लेकिन ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पुंछ में मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों के छिपे होने की जानकारी के बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया, और इसके बाद आतंकियों ने सुरक्षा बल के जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसका जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। और दोनों तरफ से काफी देर तक चली फायरिंग के बाद आखिरकार इन घुसपैठ आतंकियों को जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने मार गिराया है। डीजीपी ने पाकिस्तान पर हमला बोला और आतंकियों की इस हरकत को कश्मीर में चल रहे चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की साजिश करार दिया है। ऐसे में जबकि शांतिप्रिय तरीके से चुनाव वहां पर चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के डीटीसी के चुनाव चल रहे हैं, छठे दौर का मतदान चल रहा है, इसमें खलल डालने की एक बार फिर कोशिश पाकिस्तान की ओर से हुई। पीओके से 2 आतंकी दाखिल हुए थे जिन्हें मार गिराया गया। पवन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं, नजदीक से नजर बनाए हुए हैं इस घटनाक्रम पर। पवन, क्या जो शांतिप्रिय तरीके से मतदान चल रहा है, जो उत्साह लोकतंत्र में जम्मू कश्मीर के आवाम का दिखाई दे रहा है, इससे बौखलाए पाकिस्तान की यह साजिश है जो 2 आतंकियों के मारे जाने से एक बार फिर नाकाम हुई है? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव चल रहे हैं, छठे दौर का मतदान आज हो चुका है, 2 दौर अभी पीछे हैं, तो सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए गए हैं, एलओसी का इलाका हो या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर का। तो जम्मू और कश्मीर के दोनों तरफ से जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं, वहां पर सुरक्षा भी कड़ी की गई है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इन चुनावों में खलल डालने की कोशिश काफी समय से हो रही थी, और जो 2 आतंकी जो मारे गए हैं, ये चुनावों में खलल डाल सकते थे। इसी उद्देश्य से ये सुरनकोट जो पुंछ का जिला है, पुंछ का एक इलाका है, वहां पर कोशाना इलाके में पहुंचे थे, जो मुगल रोड का इलाका कहा जाता है। लेकिन समय रहते सुरक्षा बलों को सूचना मिल चुकी थी, और उसके बाद सर्च ऑपरेशन लॉन्च करके इन दोनों को मारने में सफलता मिल चुकी है। तो सीमा पार से ये कोशिशें की जा रही हैं कि चुनावों में किसी न किसी तरीके से खलल डाला जा सके। पवन, बने रहे हमारे साथ। अनिल गुप्ता, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनिल जी, लगातार कामयाबी से लोकतंत्र की झंडे फहराते हुए यहां छठे चरण का मतदान हो रहा है डीटीसी का, क्या इसी की बौखलाहट है कि पाकिस्तान इसमें किसी भी तरह से खलल डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आखिरकार फिर एक बार अंजाम वही, नाकाम हुई, 2 आतंकी मारे गए? कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान तो चाहता ही यही है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी का बहाल हो, डेमोक्रेसी, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी जो है वो आगे बढ़े। ये पाकिस्तान की शुरू से कोशिश रही है, और अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी ताकतें हमारे देश के अंदर भी हैं जो नहीं चाहती हैं। तो इसलिए दोनों का इंटरेस्ट भी कन्वर्ज करना है, और पाकिस्तान हमेशा की तरह आतंकवाद का सहारा ले रहा है इसको रोकने के लिए। और जैसा आपने कहा कि अंजाम तो वही है, पर हैरानी की बात और चिंता का विषय ये है कि ये घटना सुरनकोट में हुई है। पीर पंजाल के इस तरफ आतंकवाद खत्म हो चुका है। दोबारा यहाँ पर 2 आतंकियों का मारा जाना ये एक अच्छी खबर नहीं है, और सुरक्षा बलों के लिए ये बहुत बड़ी शिद्दत बन सकती है, क्योंकि इस इलाके से हम आतंकवाद का खात्मा अनाउंस कर चुके हैं, और काफी देर से। इनफैक्ट मैं यहाँ पर राष्ट्रीय राइफल बटालियन मैंने कमांड की थी सुरनकोट के इसी जगह पे जहाँ पे आज हमला हुआ है 2001 में, और उसके 2 साल बाद वहां से आतंकवाद खत्म हो चुका था। लेकिन अब ये दोबारा वहां पे आना और वहां पे 2 आतंकी मारा जाना, ये चिंता का विषय है। और बेशक हमें ये इसकी चिंता करनी ही चाहिए, सुरक्षा बल उसका जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन क्या ये सबसे अहम भी है किस तरह का बदलाव है जिसकी वजह से ये बौखलाहट भी आप देख रहे हैं? क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से कामयाब भी हो वहां पर
और चुनाव हो, ये कोशिशें पहले भी होती थी। क्या ऐसा आपको बदलाव दिखाई दे रहा है कि अब लोकतांत्रिक परंपरा कामयाबी से आगे बढ़ रही है, छठे चरण का मतदान हो रहा है और अब वो घुसपैठ की कोशिश भी कर रहे हैं? देखिए, इस संख्या के अंदर लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं और जिस खुशी के साथ लोग इस पूरे पर्व में हिस्सा ले रहे हैं, ये कुछ लोगों को गवारा नहीं है। ये वही ताकतें हैं जो कि चाहती है कि यहाँ पर हमेशा गड़बड़ बनी रहे, यहाँ पर अमन शांति ना हो और इस गड़बड़ और अमन शांति का फायदा हमारे पड़ोसी देश उठाएं और यहाँ पर अपना आतंकवाद का और रेडिकलाइजेशन का जो उनका एजेंडा है उसको आगे बढ़ा सकें। लेकिन अब उनको लग रहा है कि ये सारी चीजें करना उनके लिए मुश्किल हो जाएंगी, क्योंकि एक तो यहाँ पे जनतंत्र और डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रांग होती जा रही है, दूसरी लोगों का जो मन है आतंकवाद से बिल्कुल हट चुका है। चाहे आप कश्मीर घाटी ले लीजिए, चाहे आप इधर जम्मू प्रोविंस ले लीजिए, सब जगह आतंकवाद को कोई नहीं चाहता है और जिससे कि लोगों के अंदर अभी एक बहुत बड़ी इच्छा है यहाँ पर अमन शांति आए और इसीलिए ये इस पर्व के अंदर हिस्सा ले रहे हैं बढ़ चढ़कर। बिल्कुल अनिल जी, और आप खुद इस इलाके में मौजूद रहे हैं, अपनी सेवाएं दी है और ये एक बड़ी बात कि खुद अब आवाम ने जिस तरह का बदलाव दिखाया है कि वो नकारते हुए और यहां बुलेट पर बैलेट भारी पड़ते हुए पाकिस्तान की बौखलाहट की यही एक बड़ी वजह भी। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये कि जम्मू कश्मीर से जहां पर बुलेट पर ये बैलेट भारी पड़ता नजर आ रहा है, एक तरफ तो सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया, 2 आतंकियों को मार गिराया, और वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के लिए छठे दौर के लिए वोटिंग भी जारी है। पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में मतदाता नजर आ रहे हैं। ठंड बढ़ती जा रही है, कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बावजूद इसके जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव में आवाम का यह उत्साह देखिए, यानी बुलेट पर आतंक पर अब बैलेट भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था, वोटर्स लंबी कतार में खड़े हुए हैं। जम्मू कश्मीर के लोगों ने आतंकवाद को पूरी तरह से नकार दिया है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी यानी कि जिला विकास परिषद के लिए छठे चरण में 31 सीटों पर मतदान हुआ है। जम्मू की 14 और कश्मीर की 17 सीटों के लिए वोट डाले गए हैं। मतदान प्रक्रिया दोपहर 2 बजे तक ही चली है। इस दौरान शांत माहौल में वोटिंग करवाने के लिए भारी सुरक्षा बल भी तैनात। कई जगहों पर तो ड्रोन से भी निगरानी की गई है। छठे चरण में लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए केंद्रों पर पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 8 चरण में हो रहे डीटीसी चुनाव में पहले चरण की वोटिंग 28 नवंबर को हुई थी, जो 19 दिसंबर तक चलने वाली, और चुनाव के नतीजे 22 दिसंबर को घोषित किए जाने हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि पिछले समय जो सरकारें थी वो भी चाहती तो थी कि ऐसा सुधार वो कर पाए, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाई, और हिम्मत नहीं कर पाई इसलिए ये यश उनको मिला नहीं। मोदी जी जो रिफॉर्म करते हैं या जो योजना बनाते हैं वो इसलिए ही सिर्फ नहीं बनाते कि आज उसका क्या असर हो। अच्छी सरकार और अच्छा नेता वही होता है जो ऐसा काम करे जिससे आज भी देश सुरक्षित रहे और आने वाले 100 सालों तक देश दिनों दिन प्रगति करता रहे। आने वाले भारत को भी तो सुधारना है। आने वाली पीढ़ी को अगर जैसा भारत था वैसा ही दे गए तो फिर सरकार ने क्या दी? आने वाली पीढ़ी को तो नया भारत मिलना ही चाहिए ना। नया भारत मिले इसके लिए रिफॉर्म चाहिए, और जब रिफॉर्म होंगे तो लंबे समय में किसान को फायदा होगा, लेकिन थोड़े समय में कुछ लोगों को तकलीफ होगी। तो ट्राइपॉड पे लगाऊं? हम सब जानते हैं कि बिना तकलीफ में कोई अच्छाई मिलती है। घर में बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होने से माता को प्रसव पीड़ा बर्दाश्त करना पड़ती है नहीं, लेकिन उस पीड़ा को माँ बर्दाश्त करती है, तभी तो बच्चे का सुख मिलता है, तभी तो परिवार आगे बढ़ता है। ऐसे ही कानूनों का मामला है। अगर अच्छा कानून होगा तो कुछ लोगों को दर्द ज्यादा होगा।
कानून बहुत अच्छा नहीं होगा ये वाला ट्राइपॉड दिखा दियो भाई। चलो भाई बाकी सब चीजें करते चलो, लाइव पे खाओ पियो मजा ये वाला करो। ट्राइपॉड दिखा दियो, ये तेरे एक दिन तो सबको आना ही है। अगर ऐसा लोग सोच लेते तो जिंदगी को कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ समय काट के चले जाते हैं। आज मोदी जी वर्षों से लंबित जो इच्छाएं थी किसानों की, उन इच्छाओं को उन्होंने पूरा किया है। और आप देखेंगे कि किसानों के बहुत बड़े नेता सरल जोशी एक कड़ी संगठन। और ये बड़ी खबर इस वक्त की, किसानों के बीच कृषि मंत्री उन्हें समझाते हुए, उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह के कृषि सुधार कानून हमने लाए हैं ये पहले की कांग्रेस सरकारों ने भी चाहा था, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी की वजह से वो ये नहीं कर पाए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दरअसल ये एक प्रसव पीड़ा की तरह ही है। कड़े कानूनों की पहचान ही यही है कि इससे कुछ लोगों को तकलीफ महसूस हो सकती है, लेकिन एक दूरगामी परिणाम देने वाले ये कृषि सुधार हैं और इसीलिए भी इसे समझने की जरूरत है। नीति आयोग भी बोलता रहा, लेकिन पुरानी सरकार नहीं कर पाई। मनमोहन सिंह साहब ने भी कई बार आग्रह किया, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन आज ये हो गया है तो इसके बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि आप सब लोग यहाँ पधारे हैं। मैं सरकार की ओर से आप सबका हृदय से बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और आपके मन में अगर कोई बात हो तो जरूर यहाँ रख सकते हैं और फिर हम लोग चर्चा को पूरा करेंगे। भैया मीडिया बहुत हो गया, अब विजुअल हो गया ना आपका, अब बैठो आप, फिर उसके बाद बुलाते हैं आपको, ठीक है भैया? सुनो, सभी को धन्यवाद है। अभी इन लोगों से बात करना। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उत्तराखंड के किसानों की मुलाकात और बातचीत, और ये ऐसे में बेहद अहम है जब दिल्ली के ही पास लगे हुए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से बड़ी तादाद में किसान आए थे और उन्होंने कल भी यह बात कही थी कि हमारा प्रतिनिधित्व नहीं है उस दल में जो सरकार से बातचीत कर रहा है, इसलिए वो बातचीत करना चाहते थे। और उसी कड़ी में उत्तराखंड के किसानों की यह मुलाकात हो रही है कृषि मंत्री से और वो अपनी बात भी रख रहे हैं। कृषि मंत्री ने यह भी कहा है कि यही कानून दरअसल कांग्रेस सरकार भी लाना चाहती थी, लेकिन वो कर नहीं पाई और इसी का दर्द अब उन्हें सल रहा है। उधर जम्मू कश्मीर में डीडीसी यानी कि जिला विकास परिषद के लिए छठे चरण में 31 सीटों पर मतदान हुआ है। जम्मू की 14 और कश्मीर की 17 सीटों पर वोट डाले गए। मतदान प्रक्रिया दोपहर 2 बजे तक ही चली है। इस दौरान बेहद शांत माहौल में वोटिंग करवाने के लिए बड़ी तादाद में सुरक्षा बल भी तैनात थे। कई जगहों पर ड्रोन से भी निगरानी की गई ताकि कहीं कोई खलल ना डाल पाए। छठे चरण में लोग बढ़ चढ़कर मतदान केंद्रों पर पहुंचे। कई जगह पर ठंड तेज थी, बर्फबारी हो रही थी। बावजूद इसके जम्मू कश्मीर के लोगों का उत्साह देखिए और यह दिखाता है इनका लोकतंत्र में भरोसा। 8 चरणों में हो रहा है डीटीसी का चुनाव। पहले चरण की वोटिंग 28 नवंबर को हुई, 19 दिसंबर तक ये चलने वाला है और चुनाव के नतीजे 22 दिसंबर को घोषित कर दिए जाएंगे और उत्साही लोग अभी भी इस पर भरोसा करते नजर आ रहे हैं। रिफत हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रिफत, जो उत्साह लोगों का दिखाई दे रहा है इतनी ठंड में, इतनी बर्फबारी में भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होते हुए, क्या यह दिखाता है कि अब कुछ बदलाव तो दिखाई दे रहा है? बुलेट पर बैलेट भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। देखिए प्रशांत, जहां तक डीडीसी पोल्स की बात है, अच्छी खासी परसेंटेज रही कुल मिला के जम्मू कश्मीर में इन चुनावों की। और जो 6 मरहले मुकम्मल हो गए, आज चूंकि 2 बजे छठा मरहला मुकम्मल हुआ, कुल 8 जो है प्रक्रिया 8 बार चुनाव यहाँ पे पोलिंग होनी है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि लगातार लोग आ रहे हैं, लंबी लंबी कतारों में रह रहे हैं। जिस तरीके से आपने कहा जहाँ पे बर्फबारी थी वहाँ पे भी लोग आए, उन्होंने वोट दिया। हालांकि पुलवामा और शुपियां में बहुत कम पोलिंग देखने को मिली सारे 6 के 6 मरहले में, लेकिन बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे मॉडरेट टू ब्रिस्क पोलिंग देखने को मिली। अलग अलग मुद्दे हैं जो बीजेपी लगातार लोगों से बता रही है कि वो विकास के लिए लोगों से वोट मांग रहे हैं। और साथ ही जितने भी बीजेपी के इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर के लिए, वो लगातार लोगों के पास जा रहे हैं,
उन्हें वोट मांग रहे हैं। आज अनुराग ठाकुर ने भी डल लेक में एक रैली की और लोगों से वहां पे उन्होंने वोट मांगे। उन्होंने आज भी मुफ्ती खानदान या अब्दुल्ला खानदान को निशाना बनाया। लेकिन दूसरी तरफ से जिस तरीके से गुपकार डिक्लेरेशन के कैंडिडेट्स हैं वो लोगों से ये कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ आप वोट दे दीजिए, बीजेपी को दूर रखें और 370 या 35A को वापस लाने के लिए फॉर्मर 3 चीफ मिनिस्टर अब जुट गए हैं। लेकिन बीजेपी लोगों से साफ कह रही है कि 370 या 35A अब वापस नहीं आएगा, लेकिन विकास के लिए वो काम करेंगे। लोग वोट दे रहे हैं, ऐसे में देखना होगा कि जीत किसकी होगी। 22 तारीख को जो है रिजल्ट सामने आएंगे। फिलहाल 2 मरहले और हैं, 16 तारीख और 19 तारीख को, और उसके बाद पता चल पाएगा 22 तारीख को कि किसकी जीत हुई। लेकिन बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है यहाँ से सीट्स हासिल करने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ से उन्हें कुछ सीट्स हासिल हुई तो वो ये कहेंगे कि बीजेपी में उनका सिक्का चलता है। लेकिन अगर ये जो गुपकार डिक्लेरेशन के लोग हैं अगर उनको ज्यादा सीट्स मिलेंगी तो वो ये कहेंगे कि आज भी वो रेलेवेंट है। जिस तरीके से बताया जा रहा है बीजेपी लगातार अटैक कर रही है मुफ्ती खानदान या अब्दुल्ला खानदान को, ये कह रहे हैं कि वो डिस्क्रेडिट हो गए, लोग उनके साथ नहीं है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है ये गुपकार डिक्लेरेशन के लीडर्स वर्सेस बीजेपी ये इलेक्शन है। तो ऐसे में देखना होगा क्या इस डीटीसी चुनाव में आप मतदान केंद्रों के नजदीक जाकर देख रहे हैं किस तरह का उत्साह इन जम्मू कश्मीर की आवाम के बीच है। जमीनी रिपोर्टिंग करते वक्त क्या महसूस आप कर पा रहे हैं? क्योंकि पहले भी आतंक की धमकी दिया करते थे इस तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रहने के लिए, लेकिन किस तरह का बदलाव आप खुद देख पा रहे हैं? किस तरह से बेखौफ होकर लोग मतदान करने निकल भी रहे हैं, लोकतंत्र में अपना भरोसा जता रहे हैं? देखिए प्रशांत, जिस तरीके से मैंने ये कहा कि यहाँ पे इश्यूज डिफरेंट है। यहाँ पे सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, हॉस्पिटल, ये इश्यूज तो हैं ही। डेवलपमेंटल इश्यूज के लिए तो लोग वोट इससे पहले भी दे रहे थे। हालांकि ये जो चुनाव है ये उसी लेवल के चुनाव है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के चुनाव है। लेकिन जिस तरीके से आपको पता है कि पूरी राजनीति लगा दी गई इसके पीछे, बीजेपी ने हर मुमकिन कोशिश की कि ये चुनाव जो है वो जीत जाए और यहाँ से उन्हें कुछ सीट्स मिले। अमित शाह ने ट्वीट भी कर दिए और गुपकार डिक्लेरेशन के लोगों को गुपकार गैंग बता दिया, जो वर्ड आज ट्रेंड हो रहा है। तो लगातार यहाँ हालांकि महबूबा मुफ्ती या उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि उन्हें भरपूर रैली करने के लिए जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है, या उनके कैंडिडेट्स को आगे जाने की इजाजत ज्यादा नहीं दी जा रही है, जबकि बीजेपी के कैंडिडेट्स खुलेआम जो है वो कैंपेनिंग कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से एलिगेशंस और काउंटर एलिगेशंस लगातार जारी है। लेकिन जहां तक आपने उत्साह की बात की, लोग आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं, लंबी लंबी कतारों में रह रहे हैं। खासतौर से कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में, बडगाम में, बांडीपोरा में, गांदरबल में हमने देखा, या श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में भी हमने देखा लोग थे लंबी लंबी कतारों में। हालांकि जिस तरीके से आपने कहा कि धमकियां भी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं। अब देखना होगा 22 तारीख को कि जीत किसकी होगी, क्योंकि विकास भी एक मुद्दा है और दूसरी तरफ से जिस तरीके से गुपकार डिक्लेरेशन के लीडर्स ने लोगों को कहा कि वो 370 या 35A के लिए उसको वापस लाने के लिए, रेस्टोर करने के लिए काम करेंगे, रिटर्न के लिए काम करेंगे, स्टेटहुड वापस लाने के लिए काम करेंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि किसको लोगों ने चुना है। क्या वाकई आज भी गुपकार डिक्लेरेशन से जुड़े जो लीडर्स हैं, क्या साख्त उनकी बरकरार है या वो खत्म हो गई है? और अगर बीजेपी को वाकई कुछ सीट्स मिलती हैं तो यह कहा जा सकता है कि बीजेपी का खाता पहली बार खुलेगा, क्योंकि आज तक की हिस्ट्री में बीजेपी को असेंबली की कोई भी सीट कश्मीर से नहीं मिली। हालांकि उनकी डोमिनेंस बीजेपी की जम्मू में जरूर है, लेकिन कश्मीर में उस तरीके से वो खाता नहीं खोल पाए। क्या डीडीसी इलेक्शंस के थ्रू बीजेपी इस बार कश्मीर से खाता खोल पाएगी? हालांकि बीजेपी नेशनल लेवल पे दोनों सूरतों में खुश होगी। अगर यहाँ पे लोग ज्यादा से ज्यादा वोट लेने के लिए निकलते हैं तो वो ये कहेंगे कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस यहाँ पे बहाल हुई, लोग आ रहे हैं, लोग जो है डेमोक्रेसी पे यकीन रख रहे हैं, वो आ रहे हैं और उनको यकीन है कि विकास होगा। और अगर वो उनको ज्यादा सीट्स भी मिल जाती हैं तो वो ये कहेंगे कि वाकई अब्दुल्ला खानदान या महबूबा मुफ्ती जो है वो अब डिस्क्रेडिट हो गए, लोग उनके साथ नहीं है बल्कि बीजेपी के साथ है। तो बीजेपी ये जो चुनाव हो रहे हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के जम्मू कश्मीर में, रिफात 22 तारीख को रिजल्ट आएंगे। कौन हारेगा कौन जीतेगा इसका फैसला भी होगा, लेकिन लोकतंत्र जीतेगा इसका भरोसा वहां की भी आवाम को है। जो हौसला उनका दिखाई दे रहा है वो तो यही बता रहा है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के दौरान बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, शाहनवाज हुसैन कश्मीर पहुंचे और बीजेपी नेताओं ने श्रीनगर की डल झील में शिकारा रैली निकाली, जिसमें बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा भी लिया। डीडीसी चुनाव को लेकर के श्रीनगर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने डल झील में बीजेपी की शिकारा रैली में भाग लेते हुए युवाओं से बढ़ चढ़कर मतदान की अपील की। साथ ही साथ बुलेट पर बैलेट को भारी भी बताया। इस दौरान उन्होंने गुपकार गठबंधन पर निशाना साधते हुए अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार को भी घेरा है। जम्मू कश्मीर की आवाम ने आतंकवाद को नकार कर अवसर को और आत्मनिर्भर भारत को अपनाने का काम किया है। टेररिज्म को ना देकर टूरिज्म को बढ़ाने का काम किया है। इन्होंने इस चुनाव में, इस लोकतंत्र के उत्सव में
बढ़ चढ़कर मतदान किया है, बुलेट को नकारा है, बैलेट को अपनाया है। ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है उस गुमराह करने वाली ताकतों को, गुपकार गैंग को और सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को। जम्मू कश्मीर की जनता ने नई लीडरशिप को उभारने का निर्णय लिया है। अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार और गुपकार गैंग से मुक्ति पाने का निर्णय लिया है। हम ये संदेश दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ डीडीसी का चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ रही है। हम टेररिज्म को हटाना चाहते हैं, हम टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं। ये चुनाव सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है। जो लोग इधर उधर की बात करते थे, कहते थे यहाँ कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, तो आप देखिए कि यहाँ पर तिरंगा भी है और ये देखिए ये तिरंगा भी है और मैं तिरंगे को आसमान में लहरा रहा हूँ। तिरंगा लहराते शाहनवाज हुसैन, अनुराग ठाकुर उनके साथ है। शिकारा पर रैली जो निकाली गई है, रिफत आप तो इन दोनों ही विरोधी दलों को देख रहे हैं, किस तरह से प्रचार किया जा रहा है, किस तरह का बड़ा बदलाव आपको महसूस हो रहा है इस राजनीतिक लड़ाई के बीच भी, जबकि जिला विकास परिषद के ये चुनाव हो रहे हैं? प्रशांत, लग रहा है वाकई जिस तरीके से आपने इसको लड़ाई का नाम दिया तो ये कहा जा सकता है वाकई राजनीतिक लड़ाई लड़ रही है बीजेपी यहाँ पे। जिस तरीके से वो लगातार लोगों से यही कह रहे हैं कि आज तक जितने भी लोगों ने यहाँ पे रूल किया, वो शासन चलाया, उन्होंने अपने घर बनाए, लोगों का कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी अब विकास करेगी। हालांकि अभी ये भी कहा गया कि नहीं, ऐसा मौका नहीं मिला कि लोगों को फील होता ऑन ग्राउंड। शाहनवाज हुसैन ने यही कहा कि अभी तक ऐसा मौका नहीं मिला, पहले जो है हालात इस तरीके से नहीं थे और साथ ही कोरोना की वजह से यहाँ पे काम मुतासिर हुआ, लेकिन अभी ऑन ग्राउंड ऐसा काम नहीं हुआ। लेकिन वो लोगों को आश्वासन दिला रहे हैं कि अगर जिला विकास परिषद जो है वहाँ पे उनके कैंडिडेट्स आएंगे, उनके नुमाइंदे चुने जाएंगे तो वो विकास करेंगे। तो ऐसे में लड़ाई बहुत बड़ी है। ये जैसे मैंने कहा कि बीजेपी वर्सेस गुपकार अलायंस के सारे लीडर्स, उसमें 7 पार्टीज है खासतौर से, उसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इवन सीपीआईएम भी है। तो ये सारे जो है मिलके लड़ाई अब लड़ रहे हैं बीजेपी के साथ। यहाँ गुपकार डिक्लेरेशन के जो लोग हैं वो लोगों से यही कह रहे हैं कि बीजेपी को दूर रखना है, उनको पावर में नहीं रखना है। हालांकि ये बात भी सही है कि महबूबा मुफ्ती ने अलायंस की थी बीजेपी के साथ, पहले उस टाइम भी उन्होंने लोगों से यही कहा था कि बीजेपी को दूर रखना है, बीजेपी को वोट मत दे दीजिए, पीडीपी को वोट दीजिए। उनको लोगों ने वोट दिया, उसके बाद उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस की। आज चूंकि धारा 370 हट गई, 35 से हट गई, तो फिर से वही जो है राग अलापा जा रहा है। हालांकि पीडीपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती लोगों से यही कह रही है कि बीजेपी को दूर रखना है, इन्होंने यहाँ 370 खत्म किया, 35 से खत्म किया। हालांकि लोग उनसे लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि तब भी तो आपने ये कहा था बीजेपी को दूर रखना है, फिर आपने अलायंस क्यों की बीजेपी के साथ? तो कहीं ना कहीं सवाल निशान पीडीपी पे भी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडर हैं उमर अब्दुल्ला, वो भी अलायंस में थे जब एनडीए की अलायंस थी। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो तब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो थे वो उमर अब्दुल्ला थे। तो दोनों पे कहीं ना कहीं सवाल निशान खुद पे भी है। लेकिन बीजेपी का ये कहना है कि अब्दुल्ला खानदान या मुफ्ती खानदान ने लोगों के लिए कुछ नहीं किया है, अब बीजेपी करेगी। लेकिन ये गुपकार डिक्लेरेशन के लोग आम लोगों से यही कह रहे हैं कि बीजेपी को दूर रखना है क्योंकि बीजेपी ने 370 या 35 से हटाया। तो ऐसे में जैसे मैंने पहले भी कहा कि राजनीतिक लड़ाई है, बड़े पैमाने पे अब लड़ी जा रही है, लेकिन बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही है यहाँ पे लोगों को ये कहने के लिए कि बीजेपी को सपोर्ट कीजिए, विकास हो जाएगा। आज भी आपने देखा डल लेक में रैली हुई, वहां पे अनुराग ठाकुर भी थे, शाहनवाज हुसैन भी थे और नेशनल जनरल सेक्रेटरी भी थे बीजेपी के, और लगातार ये लीडर्स आ रहे हैं, लोगों से लगातार वोट मांग रहे हैं और वो खाली विकास की बात कर रहे हैं। तो क्या विकास आगे होगा, ये भी एक सवाल निशान है। लेकिन बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है इन इलेक्शंस में कहीं ना कहीं अपना खाता खोलने के लिए। रिफत, बड़ी मुश्किल हालात में भी ग्राउंड रिपोर्टिंग आप लगातार करते रहे, तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों तक पहुंचाते रहे, लेकिन इस बार के चुनाव में क्या धारा 370, 35A के मुद्दे पर भी बातचीत हो रही है, लेकिन जनता किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है? क्योंकि अब विकास की बात बीजेपी की ओर से कही जा रही है और जो गुपकार गठबंधन है वो बीजेपी को दूर रखना चाहता है। तो उन मुद्दों पर जिस पर बीजेपी ने बात की थी, जनता कैसे रिस्पॉन्ड करती दिखाई दे रही है?
साफ है। नताइज जब सामने आएंगे 22 तारीख को और कश्मीर में अगर वाकई गुप्ता डिक्लेरेशन के जो लीडर्स हैं या उनके कैंडिडेट्स हैं अगर उनको वोट मिले हैं तो साफ है कि अभी उनकी साख्त है और लोग कहीं ना कहीं आज भी 35A या 370 के साथ जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि उसको रेस्टोर किया जाए। लेकिन अगर बीजेपी को वाकई सीट्स मिली तो यह कहा जा सकता है कि लोग वाकई विकास चाहते हैं और लोगों ने बीजेपी की बात मान ली। 22 तारीख को पता जरूर चल पाएगा कि क्या वाकई मुफ्ती खानदान की या अब्दुल्ला खानदान की या पीपल्स कॉन्फ्रेंस की या अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की या CPM की यहाँ पे साख्त है या बिल्कुल लोग उन पे अब एतबार नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने हर जगह पे कश्मीर में कैंडिडेट्स खड़ा किए हैं। या अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीतते हैं तो यह कहा जा सकता है कि लोगों ने नए चेहरों को सामने लाया है और उनको वोट दिया है क्योंकि वोट तो यहाँ पे कास्ट हुए, लंबी लंबी कतारों में अलग अलग जगहों पे लोग रहे, लेकिन सवाल यही है कि जीतेगा कौन। तो अगर वाकई विकास पे ज्यादा वोट मिला होगा तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रचार जो विकास का किया वो बीजेपी ने किया, तो वाकई लोग फिर सड़क, पानी, बिजली, स्कूल या हॉस्पिटल्स चाहते हैं, उनको पॉलिटिकल इश्यूज के साथ